एडवांस अकाउंटिंग इंटर 1 क्लास 1 एबलगमेशन, एब्जॉर्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसका एक टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बेस। जैसे कैश फ्लो का AS3 है ना, ऐसी इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, जिसके बेस पे ये चैप्टर बना है। क्या होता है, दो कंपनी है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, दोनों ने मिलके क्या बना ली, एक्स वाई लिमिटेड। ये एक नई कंपनी बनाएगी अमलगामेटेड। ये दोनों कंपनी क्या हो जाएंगी, खत्म, दोनों कंपनी लिक्विडेट हो जाएंगी। ये इन कंपनी को बोलते हैं अमलगामेटिंग कंपनी। ये भी क्या है, अमलगामेटिंग कंपनी। और ये क्या है, अमलगामेटेड कंपनी। अमलगामेटेड कंपनी, अमलगामेटिंग कंपनीज मिलके क्या बना लेती हैं, अमलगामेटेड कंपनी। तो ये एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी, पुरानी कंपनी क्या हो जाएंगी, ये कंपनी और ये कंपनी दोनों क्या हो जाएंगी, लिक्विडेट, बंद, या वाइंडिंग अप कह दो। ये कंपनी वाइंड अप हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, और एक नई कंपनी आपको फॉर्म करनी पड़ेगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी बाय लॉ। और ये दोनों का बिजनेस, इसकी एसेट्स लायबिलिटी और इसकी एसेट्स लायबिलिटी क्या है, असेट्स एंड लायबिलिटी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, इस कंपनी को। इसकी असेट्स और लायबिलिटी भी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, अमलगामेटेड कंपनी को। अमलगामेटेड कंपनी बदले में क्या देगी इनको, परचेज कंसीडरेशन, पीसी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पीसी, परचेज कंसीडरेशन। ऐसी इस कंपनी को ये क्या देगी, पीसी। पीसी क्या देगी, शेयर दे देगी अपने, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, या क्या दे देगी, कैश। पीसी में बदले में अपने क्या दे देगी, नई कंपनी, शेयर, इक्विटी, प्रेफरेंस, कैश। हो सकता है सारी एसेट्स लेके भी ना जाए, सारी लायबिलिटी ना लेके जाए, तो वो एसेट्स लायबिलिटी आप पे कर देना, और क्या, ठीक है ना। तो अपने को यहां पे ये यही कहता है कि अमलगामेशन वर्ड का मीनिंग, चैप्टर का नाम अमलगामेशन ऑफ कंपनी है, हालांकि इसमें केसेस और भी हैं। अमलगामेशन वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ क्या है। तो अपने को क्या पंगा पड़ने वाला है, सामने बिल्कुल पिक्चर। आपको दो बुक्स बनानी है, बुक्स ऑफ अमलगामेटिंग कंपनीज, क्या, ए लिमिटेड की और बी लिमिटेड की बुक्स क्लोज करो। जैसे पार्टनरशिप में नहीं करते थे, बुक्स को जीरो कर दो, जो फर्म बंद होगी उसकी बुक्स क्या हो जाएंगी, जीरो। क्या करो, सारी एसेट्स लायबिलिटी किस में डालो, इनको बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे पार्टनरशिप बनाती थी। रियलाइजेशन के अलावा पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट, वो उसकी जगह यहां किसका अकाउंट बनेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। और एक परचेजिंग कंपनी, जिसे आप क्या कह सकते हैं, अमलगामेटेड कंपनी। इनसे क्या मिलेगा, इनसे पीसी में जो कुछ मिलेगा, क्या मिलेंगे, इक्विटी, प्रेफरेंस, कैश। किनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये पीसी ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, एटसेट्रा। कोई लायबिलिटी वो नहीं लेंगे, तो हम वो लायबिलिटी इसी से भरेंगे, और हम कहां से भरेंगे। तो ये पूरी बुक्स जीरो करनी है, तो आपको दो बुक्स तो ये जीरो करनी है, कौन सी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड की बुक्स जीरो हो जानी चाहिए। पीसी लो और दे दो, कम ज्यादा भी होगा, पार्टनर का नहीं होता था, लॉस आ जाता था रियलाइजेशन में। अब ये जो फायदा नुकसान होगा ना रियलाइजेशन अकाउंट का, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, वहां कहां जाता था पार्टनरशिप में, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, ये जाएगा ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा नुकसान ट्रांसफर हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो क्या, एक तरह से हाइब्रिड टाइप की कैपिटल है, जिसमें कैपिटल भी और क्या है, डेट भी है, कर्जे भी हैं, दोनों तरह की मिक्स है। प्रेफरेंस को तो उनका पूरा ही मिलता है, अगर एक्स्ट्रा मिला ना प्रेफरेंस को, परचेजिंग कंपनी कह रही है तुम्हारे प्रेफरेंस 5,000 के हैं या 5 लाख के हैं,
हम इनको 5.5 लाख देने को तैयार है। तो वो जो 50,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है उससे इक्विटी मानते हैं हमारा नुकसान है, वो मानते हैं सारा हमारा था। मान लो 20 लाख रुपए मिलना था, अगले ने तो माइंड सेट किया होता ना कि तुम्हारे बिजनेस के बदले में 20 लाख देंगे। अब उन्होंने टू प्रेफरेंस को क्या दे दिया, 5.5, जबकि बुक्स में कितने के हैं वो, इन बुक्स में 5 लाख। 5.5 इक्विटी मान रहे हैं जी, हमें कितना मिलना था, 15 हमें मिलना था, हमें क्या मिला 14.5। ये नुकसान जो एक्स्ट्रा है ना 50, इस 50,000 को या तो ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में, या कहां ट्रांसफर कर दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर में। ये एक्स्ट्रा 50,000 जो प्रेफरेंस को दिया, ये इक्विटी मानते हैं ये हमारा नुकसान है, वरना ये हमें ही मिलना था, 5 इनको और 15 हमें। अब हमें क्या मिलेगा 14.5, क्योंकि रियलाइजेशन में डालोगे, रियलाइजेशन का फायदा नुकसान भी किस में जाता है, इक्विटी। इक्विटी के डेबिट में आ जाएगा वो लॉस, या डायरेक्ट ये लॉस इक्विटी में डाल दो। कई बार प्रेफरेंस को कम दिया तो बच गए पैसे, वो भी फायदा किसमें, रियलाइजेशन या इक्विटी में। तो रियलाइजेशन अकाउंट लगभग वैसे ही बनेगा जैसे पार्टनरशिप में बनाते थे, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि पार्टनरशिप एक एक करके बाजार में एसेट्स बेचती थी, लायबिलिटी चुकाती थी। यहां वो झंझट नहीं, हमने सारी एसेट्स लायबिलिटी किसको दे देनी है, कंपनी को। तो अपने को बाजार में नहीं बेचनी, कंपनी ले जाएगी। अब वो वैल्यू क्या लगाती है वो जानने, हमारा पीछा छुड़ा, हमारी एसेट्स लायबिलिटी वो ले गए, ठीक। हमें उसमें नहीं पढ़ना वो बुक वैल्यू कितने वाली कितने में, तो ही तो पीसी आएगा। सुनो, हमारी बैलेंस शीट में सुनो, सन्ड्री एसेट्स 12 लाख है, हमारी आउटसाइड लायबिलिटी जो है 3 लाख है। तो हमारा सब कुछ देखा जाए कितने का है, असेट्स और लायबिलिटी 9 लाख है ना, 12 लाख और 3। हमें कह रहा है परचेजिंग कंपनी कह रही है हम तुम्हारी असेट्स ले जाएंगे 14 लाख में, तुम्हारी असेट्स कितने में ले जाएंगे 14, लायबिलिटी एज इट इज 3 में, उसकी वैल्यू बदली नहीं है। कितने रुपए पीसी देने को तैयार है वो, हमें 11 लाख। तो हमने बाजार में नहीं बेचनी 12 वाली 14 में, वो तो हमें बढ़ा के पैसे दे देंगे जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा। तो असेट्स बुक वैल्यू पे डालते थे, याद होगा ना थोड़ा थोड़ा, पार्टनरशिप ना याद हो तो घर थोड़ा सा पढ़ लेना जाके, +2 वाला डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट की थ्योरी वही है, कंपनी बंद हो या पार्टनरशिप, बहुत ज्यादा नहीं है दिक्कत। चलो, सन्डी सेट्स किस पे डाल दी, बुक वैल्यू पे डाल दी 12 लाख। सन्डी लायबिलिटी किस पे डाल दी, बुक वैल्यू पे डाल दी, कितनी 3। अब पार्टनरशिप में तो ये 12 वाली 14 में बेचते थे, बाय बैंक लायबिलिटी टू बैंक। अब यहां पे सीधा आएगा बाय परचेजिंग कंपनी पीसी कितना 11 लाख, पीसी कितना आ गया, पीसी 11 लाख आ गया। अपने आप नहीं हो गया फायदा, हो गया ना अपने आप फायदा, बोलो भाई। 12 माइनस 3 9 लाख रुपए की सेट्स बनती है बुक वैल्यू, हमें दे गया 11, तो अपने आप रियलाइजेशन में क्या हो गया, देखो इधर 14 इधर 14, 2 लाख का क्या आ गया अपने आप रियलाइजेशन में, प्रॉफिट नहीं आ गया क्या। अगर बाकी चीजें साइलेंट रखूं तो मैं, पीसी बढ़ के आ जाएगा ना, बढ़ के आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फायदा। बढ़िया ना, एक एक करके बेचनी नहीं पड़ेगी, सीधा एक कंपनी ले जाएगी। हाँ, अगर वो एक आधी एसेट्स ना ले जाए तो अपने को बता देगा, आप कर देंगे जो करना है उसका। मान लो वो कह रहा है डेटर नहीं लेके जा रहे हमारे, तो आप डेटर यहां तो लिखो बुक वैल्यू पे, जितने मिलते हैं उनसे ले लो बाय बैंक, या इक्विटी ले जाएंगे, अपने आप लेते रहेंगे। ऐसी कोई लायबिलिटी इधर तो लिखो बुक वैल्यू, वो नहीं लेंगे, आपा पे करेंगे या फिर हमारे शेयर होल्डर लेके जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्टनर लेके जाते थे। एक आधी सेट्स के बारे में साइलेंट है, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, नथिंग कुड बी रियलाइज, ये मान लो उसका कुछ भी आया नहीं। याद आ रहा है रियलाइजेशन काउंट, थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन काउंट बना के दिखाना होगा, ठीक। रियलाइजेशन काउंट में क्या क्या जाएगा बात करूंगा, ठीक है। तो अपने को पुरानी कंपनी की बुक्स को क्या करना होगा, क्लोज। कैसे, रियलाइजेशन काउंट बनाना होगा, प्रेफरेंस और इक्विटी का अकाउंट बनाना होगा,
परचेजिंग कंपनी का अकाउंट बना के उससे पीसी में ले लेंगे जो देती है, पीसी में जो मिलेगा ले लेंगे, ठीक है। डिफरेंस आएगा, रियलाइजेशन का फायदा नुकसान इक्विटी में डाल देंगे, प्रेफरेंस को जो देना है दे दो, जो सेट्स लायबिलिटी नहीं लेंगे हम दे देंगे। बुक्स जीरो कर लोगे, बहुत मुश्किल नहीं है जीरो करना, इसको इजी है। पर पंगा ये नहीं है ना, दो कंपनी तो ये बनाओ अकाउंट आप, कौन कौन से, एक्स के और वाई के अकाउंट तो ये बनाओ, बुक्स जीरो करो। फिर आपको बुक्स ओपन करनी है किसकी, बुक्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। कौन है ये, परचेजिंग कंपनी। इसे लोग न्यू कंपनी भी कह देते हैं, फिलहाल तो न्यू कह सकते हो क्योंकि नहीं बनी है। और इनको क्या कह सकते हैं जो बिक गई, इनको आप अमलगामेटिंग कंपनी को ओल्ड कंपनी कह सकते हैं, पुरानी कंपनी। और ये कंपनी को क्या कह सकते हैं, न्यू कंपनी, परचेजिंग कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी। अपने नोट्स में ज्यादा नाम यूज किया उसने, कौन सा, ट्रांसफरी कंपनी नाम यूज किया है। और ये दोनों कंपनी जो बंद हो रही है इनके लिए क्या वर्ड यूज किया उसने, ट्रांसफरर। जो सेट्स को क्या कर रही है, ट्रांसफरर कंपनी। ये वाली भी क्या, वाई भी क्या है, ट्रांसफर कंपनी। ओल्ड कंपनी वेंडर कंपनी भी नाम दिया गया है। वेंडर जो कुछ बेचता है आप उसे वेंडर बोल देते हैं ना, सेट्स बेच रहा है तो ओल्ड कंपनी कह लो, वेंडर कंपनी कह लो, ट्रांसफरर कंपनी कह लो, या अमलगामेटिंग कंपनी कह लो। और नई कंपनी कह लो जो खरीद रही है उसे परचेजिंग कंपनी कह लो, अमलगामेटेड कंपनी कह लो, ट्रांसफरी कंपनी कह लो। एक ही चीज के कई नाम है। समझ आया अमलगामेशन वर्ड। क्या करना होगा आपको, आपको नई कंपनी की बुक्स में एंट्री भी ओपन करनी पड़ेगी। किसकी बुक्स, बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी कह लो, ट्रांसफरी कंपनी कह लो, न्यू कंपनी कह लो। बनाई। आपको क्या करना होगा, उसका बिजनेस खरीदना होगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू। जो बंदा आता है ना बीच में जो सारा काम करवाता है उसे बोल देते हैं लिक्विडेटर। उसके हाथ में पकड़ा देंगे सारा पैसा। लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड। एक और है, टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। ये कंपनी 20 लाख में खरीदी, ये 15 लाख में खरीदी। ये क्या चीज है, ये दोनों पीसी हैं। पीसी कितने में बिजनेस खरीद लिया आपने, 35 लाख रुपए में दुकान खरीद ली, कंपनी खरीद ली। सही है। पैंतीस लाख में बिजनेस खरीद लिया, क्या हुआ, पैंतीस लाख में बिजनेस खरीद लिया, दो कंपनी का खरीदा, चुकाओ उनको क्या क्या देना है आपने बताओ, क्या क्या देना है इनको, लिक्विडेटर ऑफ, इनको पीसी चुकाओगे क्या, शेयर कैपिटल दोगे, प्रेफरेंस वाली इक्विटी शेयर कैपिटल दोगे, ओके कोई बात, कैश दोगे, ये सारा पीसी चुकाओगे। फिर दूसरे लिक्विडेटर वाई लिमिटेड को भी पीसी चुकाओगे। पर ये अकाउंट कैसे क्लोज होगा, बिजनेस परचेज, वो तो ठीक है लिक्विडेटर को डेबिट करके चुका दोगे। इसके लिए क्या एंट्री करोगे, मान लो एक्स लिमिटेड के सेट्स खरीद रहे हो, जो जो सेट्स खरीदी क्या कर दोगे, सन्ड्री सेट्स टेकन, क्या कर दोगे, डेबिट। सन्ड्री लायबिलिटी टेकन, क्या कर दोगे, क्रेडिट। मान लो इनका 20 लाख में बिजनेस खरीदा आपने, 20 लाख में जो जो असेट्स खरीदी,
मान लो इनकी एसेट्स है 35 लाख की, 35 लाख, 17 लाख रुपए की इनकी क्या है लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज अकाउंट पीसी कितना दे रहे हो आप, वो बिजनेस परचेज अकाउंट क्लोज करोगे ना। कई लोग वो बिजनेस परचेज की एंट्री करते ही नहीं, कई लोग वो पता क्या करते हैं, असेट्स टेकन डेबिट टू लायबिलिटी टेकन क्रेडिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड ही कर दो ना, एक एंट्री बचा लो, यही लिख दो टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड, फिर जब उसको पैसा देंगे तो टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट टू कैश शेयर जो देने दे दो, एक एंट्री बचा लो। पहले करोगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड, लिक्विडेटर को चुका दोगे, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू जो भी, पर बिजनेस परचेज का अकाउंट कैसे क्लोज होगा, यहां पे वर्ड क्या लिखोगे बिजनेस परचेज, शॉर्टकट करना है, छोड़ो बिजनेस परचेज की एंट्री, सीधा यही एंट्री करो, यहां पे क्या लिख देना टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड। पीसी कितना, पीसी कितना फालतू दे रहे हो आप, 35 लाख माइनस 17, 18 लाख देने चाहिए, बट यू आर पेइंग 20 लाख, 2 लाख आप क्या देने जा रहे हो एक्स्ट्रा, तो जो 2 लाख एक्स्ट्रा है वो किस में डालेंगे, कम दे रहे हो तो कैपिटल, ज्यादा दे रहे हो तो गुडविल। हालांकि अमलगामेशन हमेशा ये सही होगा ऐसे जरूरी नहीं, क्योंकि इसके दो मेथड हैं, अमलगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज और दूसरा है अमलगामेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, जिसे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं। एंट्री करने के दो स्टाइल हैं, ये दोनों स्टाइल किसमें रेलिवेंट है, रेलिवेंट फॉर द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, उसकी बुक्स में एंट्री करनी है तो दो मेथड है, मर्जर मेथड और परचेज मेथड। मर्जर मेथड का मतलब आप समझो कि वही कंपनी आगे चलानी है आपने, बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज बिजनेस हमने आगे कंटिन्यू करना है। एक कंपनी ने आपकी कंपनी का बिजनेस खरीदा और उसको आगे चला लिया, समझो ये समझो वही बिजनेस कंटिन्यूटी में आगे चल गया, तो उसमें एंट्री करने का स्टाइल अलग है। और दूसरा काफी कुछ बदल गया, उसमें एसेट्स बदल गई, बेच दी, कुछ और ले ली, कुछ काफी कुछ सेम सा नहीं है। ये तो क्या है, जैसे बिजनेस किसी तीसरे बंदे को बेचते हो तो वैसा केस है परचेज। दूसरा क्या, मर्जर। मर्जर मेथड कब लगता है, मर्जर मेथड या जिसका नाम है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, इसकी कुछ कंडीशन है AS4 के अकॉर्डिंग, अंडर AS14 सब मिलेगा, सुनते चलो नोट्स में। मर्जर मेथड की कुछ शर्तें हैं, मर्जर है कि परचेज मेथड है, ये भी अपने को सोचने की बात है। मर्जर मेथड की कुछ शर्तें हैं क्या, एक तो कह रहा है ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू परचेजिंग कंपनी एट बुक वैल्यू। भैया अगर यही बिजनेस कंटिन्यूटी में मान रहे हैं तो असेट्स लायबिलिटी बदलेगी थोड़ी, और सिलेक्टेड असेट्स थोड़ी जाएगी, सारी असेट्स लायबिलिटी चली जाएंगी इंक्लूडिंग कैश। कैश बैंक भी कौन ले जाएगा, एज इट इज परचेजिंग कंपनी, क्योंकि आपका बिजनेस एज इट इज क्या होने वाला है, कंटिन्यू। असेट्स लायबिलिटी किस पे जाएगी, बुक वैल्यू, एक्सेप्शन देयर इज स्लाइट चेंज in value of any assets and liability due to similarize the accounting policies। कहता है कोई तूफान नहीं आ जाएगा, एक आधी एसेट्स लायबिलिटी बदल गई, क्यों बदली, टू सिमिलराइज द अकाउंटिंग पॉलिसी। सुनो, एक टी लिमिटेड नाम की कंपनी ने एब्जॉर्प्शन किया, दूसरी कंपनी को ले गई, उसका बिजनेस की सारी एसेट्स लायबिलिटी लेगी, सिर्फ स्टॉक की वैल्यू बदली। वो भी क्यों बदली, क्योंकि जो वेंडर कंपनी थी वो लगा रही थी फीफो, और जो परचेजिंग कंपनी वो अपनी बुक्स में मेथड लगा रही है हमेशा से एवरेज।
दैट्स वाई मेथड सेम करने, क्योंकि कुछ स्टॉक पे एवरेज और कुछ पे मेथड फीफो लगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो उन्होंने परचेजिंग कंपनी का जो स्टॉक लिया ना, उसकी वैल्यू किस मेथड से निकाल के लिख दी, एवरेज से। दैट्स वाई वैल्यू एक आधी बदली है। तो कहता कोई बड़ी बात नहीं, पॉलिसी सेम करने के लिए अगर कोई थोड़ी बहुत स्लाइटली वैल्यू चेंज हो भी गई किसी एसेट्स लायबिलिटी की, तो ये मर्जर ही रहेगा, मेथड परचेज नहीं बनेगा। शर्तें सारी पूरी होंगी तो मेथड मर्जर है, वरना मेथड क्या है, परचेज। ठीक है, एंट्री करने के स्टाइल में फर्क है थोड़ा। ठीक है, सारी एसेट्स लायबिलिटी गई इंक्लूडिंग कैश बैंक, किस वैल्यू पे गई, नॉर्मली बुक वैल्यू। पीसी विल बी गिवन इन प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी के प्रेफरेंस इक्विटी में आपको क्या है, पीसी दिया जा रहा है। परचेज कंसीडरेशन क्या दिया जा रहा है, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी की रेशो में। क्लियर, पीसी ऐसे दिया जा रहा है। यानी आपको पीसी में कैश वैश नहीं होना चाहिए, एक्सेप्शन। कैश कैन बी गिवन टू सेटल द कंसीडरेशन ऑफ फ्रैक्शनल शेयर। कई बार ना कितने के बदले में जब कितने शेयर करते हैं तो पॉइंट में आ जाता है, कई बार वो पॉइंट वालों को क्या देना पड़ जाता है, कैश। कोई दिक्कत नहीं, ये मजबूरी है। मान लो ईशान के पास किसी कंपनी के 200 शेयर हैं, परचेजिंग कंपनी क्या दे रही है, परचेजिंग कंपनी इश्यू कर रही है 2 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड इन ओल्ड कंपनी। 3 के बदले में कितने शेयर दे रही है, 2। तो ईशान को क्या मिलेगा, 200 शेयर हैं, 3 के बदले में 2, 3 के बदले में 2 दे रही है ना, कितने शेयर मिल जाएंगे, हाँ। अब ईशान को 0.33 शेयर कैसे मिले, तो ईशान को मिलेंगे 133 शेयर प्लस कैश। 133 शेयर की तो एंट्री जैसे वो क्वेश्चन में क्या कर लो, मान लो कह रहा है शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से एंट्री कर दो, कर देंगे। लेकिन ये जो पेमेंट है ये किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट वैल्यू। पता क्यों, क्योंकि भैया ये तो आप कुछ मर्जी लिखते रहो, 10 वाला शेयर है कितने का, ईशान ने क्या लेना है। ईशान कहता है मेरे पास 133 शेयर आगे बाजार में बेच लूंगा मैं। बाजार में शेयर का रेट मान लो 18 रुपए है, 18 रुपए, तो आप 10 रुपए की फेस वैल्यू की एंट्री करो, चाहे ईशान कहता अपने जो आप मर्जी करो, मेरे को क्या, मेरे को तो 133 शेयर मिल गए, जब चाह बाजार में 18 रुपए के हिसाब से बेच लेगा। लेकिन जो शेयर नहीं मिले पॉइंट में है, उसके बदले में तो क्या, 0.33 के बदले में मान लो मार्केट वैल्यू एक शेयर की क्या है, मार्केट वैल्यू हर शेयर की 18 रुपए है, तो ईशान को कितने रुपए मिल जाएंगे कैश, 6 रुपए। तो ईशान को टोटल पीसी कितना मिल गया, 1336। और कंपनी की मजबूरी समझो कि भैया फ्रैक्शन वाले को क्या देना पड़ेगा, कैश। आप ये ना कहना भैया ये तो मर्जर की शर्त तोड़ दी आपने, तो पीसी में क्या दे दिया, कैश भी। वो कैश फ्रैक्शन की वजह से दिया है, वैसे नहीं। किसी के पास 20 शेयर है, किसी के पास 18 शेयर है, किसी के पास कितने हैं, तो उनको बदल बदल के जब शेयर देंगे तो टुकड़ों में पेमेंट कैसे, शेयर कैसे दें, या तो 0.33 का स्टॉक इश्यू करें, किसी को 0.66 का, किसी को कितने का, बाद में वो आपस में इकट्ठे करके शेयर लें। नहीं तो बेस्ट तरीका है, कंपनी क्या दे देती है, कैश। मर्जर की शर्तें क्या हैं, एक तो क्या, सारी एसेट्स लायबिलिटी जाएं किस में जाएं, बुक वैल्यू। दूसरा पीसी किस में दिया जाए, कैश में नहीं, मजबूरी में कैश दिया जब वो फ्रैक्शन के बदले में तो अलग बात है, वरना परचेज कंसीडरेशन कैसे चुका जाए। देखो देखो बात समझो, मर्जर क्या है, पूलिंग ऑफ, खत्म नहीं करना, बिजनेस कंटिन्यू करना है।
तो भाई अब पुराने शेयर होल्डर ही नए शेयर होल्डर बन जाएंगे नई कंपनी में। आप ही लोगों ने बनाई है कंपनी, समझ लो, पुराने वाले ही एज इट इज नई कंपनी में क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर। सही है। थर्ड, एट लीस्ट शेयर होल्डर ऑफ परचेजिंग कंपनी। क्या कह रहा है, पुरानी कंपनी के सारे नहीं तो कम से कम 90% शेयर होल्डर नई कंपनी में जाके शेयर होल्डर बन जाए। वो मजबूरी में थोड़ा बहुत कैश हो जाता है ना कई बार, मान लो वो पॉइंटों वाले में, तो कम से कम 90% पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को क्या मिल जाए, नई कंपनी में शेयर मिल जाए, यानी वही लोग आगे बिजनेस चलाएं। और फोर्थ कंडीशन वो तो है ही है, क्या, बिजनेस विल बी कंटिन्यूड बाय परचेजिंग कंपनी। पुरानी कंपनी की दुकानदारी फैक्ट्री बंद नहीं करनी, वो एज इट इज चलती रहेगी। ये शर्तें थी मर्जर की, सारी पूरी हो रही है क्या, एक भी सेट्स लायबिलिटी की बुक वैल्यू ना बदले, वो एज इट इज नई कंपनी अपनी बुक्स में ले जाए, सारी सेट्स लायबिलिटी ले जाए कैश समेत, बैंक समेत। मजबूरी में पॉलिसी बराबर करने के लिए कोई बदलनी पड़ी वैल्यू तो अलग बात है, जनरली नहीं। ऐसी डिवेंचर की वैल्यू बदल के ले गए वो, मर्जर का क्वेश्चन नहीं रहना। वो 10 लाख वाले डिवेंचर के बदले में कह रहे हैं हम नए डिवेंचर दे देंगे 8 लाख वाले, तो भैया ये क्या कर दिया, डिवेंचर की वैल्यू रिवाइज कर दी तुमने। तो ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा, अमलगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। क्लियर है, बोलो, शर्तें टूटनी नहीं चाहिए। ओके, पीसी में क्या मिले, शेयर्स वगैरह, कैश नहीं, मजबूरी में फ्रैक्शन हो सकता है। 90% पुरानी कंपनी बंद हुई है जो उसके शेयर होल्डर नई कंपनी में शेयर होल्डर बन जाए और बिजनेस विल कंटिन्यू। इफ ऑल द कंडीशन ऑफ मर्जर आर सेटिस्फाइड देन परचेजिंग कंपनी के बुक्स में एंट्री मर्जर या पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से करेंगे। और एक भी कंडीशन रहेगी तो कौन सा मेथड लगेगा, परचेज मेथड। एंट्री करने में, स्टाइल में, कैलकुलेशन में फर्क है। परचेज मेथड बहुत ही सीधा है और मर्जर मेथड में थोड़ा टेक्निकल इशू कोई और है। क्लियर, चलो। वैसे अमलगामेशन क्या है, क्या करना है वो मैंने आपको बताया। वैसे एक एब्जॉर्प्शन भी होता है, एब्जॉर्प्शन, क्या, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अपने में मिला लेती है। टी लिमिटेड क्या होगी, बंद, ओल्ड कंपनी कह लो या इसे कौन सी कंपनी कह लो, वेंडर, वेंडर कंपनी या ट्रांसफरर कंपनी खत्म होगी, इसे अपने में मिला लिया। ये कंपनी ऑलरेडी क्या थी, एग्जिस्टेड कंपनी थी, एक्स लिमिटेड पहले से चल रही थी, इसने टी का लिमिटेड खरीद के अपने में मिला लिया, टी लिमिटेड का नामो निशान खत्म, तो दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है अमलगामेशन की तरह, इसकी बुक्स को क्लोज करना है और इसकी बुक्स में एंट्री को क्या करना है, मर्ज। पर यह एक नई कंपनी नहीं बनी, इसलिए इसे ओल्ड और न्यू कंपनी नाम देना थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि एक चलती कंपनी ने दूसरे को खरीदा तो आप उसे ट्रांसफररी कंपनी कहो, परचेजिंग कंपनी कहो, ठीक है। उसको क्या कहो, टी लिमिटेड को वेंडर कंपनी या ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। इसकी कंपनी बनाने के खर्चे लगेंगे, फॉर्मेशन के सवाल ही नहीं पैदा होता, बनी नहीं जब, ये तो चलती हुई कंपनी है। एक और होता है, दैट इज बताया था जब मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बताया था, क्या, एक्सटर्नल टी लिमिटेड की हालत खराब है, टी लिमिटेड इज गोइंग टू लिक्विडेट, बंद होने जा रही है, दिखावे की एसेट्स बहुत ज्यादा है, गुडविल जैसी, डेटर ऐसे पड़े हैं जो डूबे पड़े हैं, हालत खराब है, देखने को बैलेंस शीट दिख रही है लेकिन रियल पोजीशन क्या है, हालत बहुत खराब है। इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, या तो ये कंपनी बर्बाद होगी या फिर एक कोशिश की जाए कंपनी को बचाने की, चलाने की। एक तो क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कि तुम खुद ही क्या है, बैठो भैया मीटिंग करो, सारे डिवेंचर क्राइटर शेयर होल्डर आ जाओ एक टेबल पे, नाश्ता भी करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे,
ऐसे होता है। तो डिस्कशन में डिसाइड होगा क्या करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, आपको छोड़ो, आप ही एक नई कंपनी बना लो, न्यू या मॉडर्न टी लिमिटेड। हाँ जी, इधर वीरपाल बताएंगी, क्या ऐसी कंपनी बनाना अलाउड हो जाएगा? टी लिमिटेड की जगह आप बना रहे हो टी लिमिटेड को बंद करके मॉडर्न टी लिमिटेड। हाँ यस, अगर हम बना रहे हैं, हमारी कंपनी बंद हो रही है, किसी को क्या दिक्कत है? क्या कोई तीसरा आदमी कहेगा ये क्या कर रहे हो, धोखा, टी लिमिटेड की जगह मॉडर्न टी, ये मॉडर्न वर्ड ठीक नहीं? वो कहे यार हमारी कंपनी, तेरे को बोल क्या लेना है? ठीक है ना? तो वैसे चांस कम है कि कोई ऑब्जेक्शन होगा, नहीं तो आप टी के साथ डबल ई लगा के टी लिमिटेड ऐसे ही बना लेना, टी डबल ई टी लिमिटेड, मॉडर्न और लगा लेना। तो चलो आप नाम या कोई और रख लो, छोड़ो, ठीक है। पहले करण लिमिटेड था, अब अर्जुन लिमिटेड बना लो, मिलते जुलते नाम है, कोई नहीं, फेमस नाम है। क्या कह रहे हैं, टी लिमिटेड बंद कर दी जाएगी, और इन्होंने खुद ही एक क्या बना ली, खुद ही बना ली इन्होंने एक नई कंपनी, इन्हीं के शेयर होल्डर ने, जिसका नाम क्या है, मॉडर्न टी लिमिटेड या न्यू टी लिमिटेड या फिर कोई और नाम जो भी। पर इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ ये कंपनी क्या होगी, बंद होगी, ये क्या होगी, लिक्विडेट, और ये कंपनी नहीं बनेगी, न्यू कंपनी फॉर्म्ड, तो ये एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर की जाएंगी, और ये बदले में क्या देंगे? एक स्टूडेंट कहता है पीसी दोगे किसको, आप नहीं बनाई, तो भैया बनाई भी है तो भी इन द आइज ऑफ लॉ तो अलग कंपनी है, तो खुद को दे लो, और क्या है। इस पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को अब क्या मिलेंगे, वो शेयर तो खत्म हो जाएंगे, आपको बदले में किस कंपनी के शेयर मिलेंगे, आपको शेयर मिलेंगे किस कंपनी के, शेयर डिवेंचर टी लिमिटेड के, नहीं मॉडर्न टी लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाओगे। वैसे इसमें बहुत चांस है कि ये अमलगामेशन कौन सा होगा, हाँ जी, क्या ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन अमलगामेशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो सकता है? अगर अगर मर्जर हो गया ना, पता क्या होगा, सारी एसेट्स लायबिलिटी फिर किस रेट में जाएंगी, बुक वैल्यू पे, जो बेकार डेटर, बेकार मशीनें, बेकार गुडविल, अगर वो सब कुछ बुक वैल्यू पे चला गया, फिर नई कंपनी बनाने का एम ही नहीं रिजॉल्व होगा, फिर तो एज इट इज नई कंपनी में भी वही सब कुछ आ जाएगा। तो नॉर्मली इसमें एसेट्स लायबिलिटी किस रेट पे जाएंगी, नॉर्मली रिवाइज वैल्यू पे, गुडविल की वैल्यू नहीं जाएगी, डेटर सही वैल्यू पे जाएंगे, मशीनें सही वैल्यू, तो एक कंपैक्ट बैलेंस शीट बनेगी, छोटी बैलेंस शीट बनेगी बजाय बड़ी बड़ी वैल्यूज के, और शेयर होल्डर को भी बदले में क्या दिया जाएगा, कम। एक शेयर होल्डर बोलता है, कहता कमाल है, मेरे पास 2 लाख के शेयर थे टी लिमिटेड में, और मॉडर्न टी लिमिटेड में 50,000 दे रहे हो मेरे को, कहता थे ही भाई 50, वो कंपनी बंद हो जाती ना तो 50 भी ना मिलता, क्योंकि हालत इतनी खराब थी, असेट्स जो दिख रही थी उतने की थी नहीं। क्या अच्छा ऐसा है, फिर ठीक है, कहता ठीक है। तो पीसी भी कम मिलेगा, सेट्स लायबिलिटी भी कम, तो एक रियल पोजीशन पे बैलेंस शीट दिखाई जाएगी, ये क्या है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। पर कुछ लोगों को लगता है जिसमें झंझट बहुत है, पुरानी कंपनी को बंद करने, नई कंपनी बनाने और बिजनेस उसको ट्रांसफर करने में बड़े पंगे हैं साहब, तो फॉर्मेलिटीज ज्यादा हैं लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसलिए बेटर क्या रहता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लिया जाए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लिया जाए, मर्जी है। पर अभी तो वो चैप्टर नहीं, अब तो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, अमलगामेशन। कंपनी बंद करो, नई कंपनी की बुक्स में एंट्री करो, ये अमलगामेशन हो, एब्जॉर्शन हो, या फिर क्या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट क्या है, सेम। बस बात यह है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा तो वो क्वेश्चन में क्या है, अमलगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज वाला मेथड परचेजिंग कंपनी की बुक्स में लगेगा, पहले 2 में मर्जर भी लग सकता है। वैसे आपको एग्जाम में ना पता लगेगा ना बताने की जरूरत, ये हुआ क्या है, एब्जॉर्प्शन हुआ है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, हमने क्या लेना है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ तो बता देगा ये सेट्स इस रेट में गई, इस रेट में गई, हम वैसे एंट्री कर देंगे, हमें नहीं पता करने की जरूरत क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। चलती कंपनी ले रही है तो एब्जॉर्प्शन है,
नई कंपनी बना के खुद ही बना के उसको ट्रांसफर कर रहे हो तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। अमलगामेशन तो चीज ही होती है, दो कंपनियां मिलेंगी, नई कंपनी बनेगी, दैट इज अमलगामेशन। तो अब बढ़ते हैं आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ। आइडिया हो गया चैप्टर का। AS14 ये सारी कहानी बताता है, मीनिंग बताता है। चैप्टर का नाम है अमलगामेशन, एब्जॉर्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो आपको ये बता रहा है कि बिजनेस टेक ओवर करना है सी लिमिटेड ने ए और बी का, और इसके लिए क्या है, नई कंपनी बनानी है जिसका नाम क्या हुआ, सी लिमिटेड। दोनों मर्ज हो जाएंगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट परचेजिंग कंपनी की बुक्स में नॉर्मली दो तरह का है, क्या, अमलगामेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और अमलगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज। मर्जर वाले का दूसरा नाम ये भी है, क्या, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। मर्जर मेथड एक ही बात है, जबकि दूसरा क्या है, परचेज मेथड। वो अमलगामेशन नेचर ऑफ परचेज और है। अमलगामेशन नेचर ऑफ मर्जर की कंडीशन बता चुका हूं मैं आपको, क्या कंडीशन है वो, सारी एसेट्स लायबिलिटी, ऑल देखो ऑल वर्ड है, क्या, सारी एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर हो अमलगामेशन में। दूसरा, शेयर होल्डर जो पुरानी कंपनी की फेस वैल्यू के हैं, ट्रांसफर कंपनी के, वो 90% नई कंपनी में शेयर होल्डर बन जाएं। थर्ड, कहता है शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस, नई कंपनी में क्या मिलेगा उनको, शेयर। एक्सेप्शन, थोड़ा बहुत क्या मिल सकता है, कैश। वो फ्रैक्शन की वजह से कैश दे सकते हैं, वरना पीसी किस में दिया जाएगा, शेयर्स में। उसके बाद सारी एसेट्स लायबिलिटी बुक वैल्यू पे जाएंगी, ओके, बिजनेस कंटिन्यू होगा, ठीक है। सारी एसेट्स लायबिलिटी बुक वैल्यू पे जाएंगी, बताया था ना बुक वैल्यू, मैंने एक ही पॉइंट पे बता दी, इसने दो में, एक में कह दिया सारी एसेट्स लायबिलिटी जाएंगी इंक्लूडिंग कैश, दूसरे में कह दिया किस पे लिखी जाएंगी, नई कंपनी परचेजिंग कंपनी में बुक वैल्यू। लेकिन एक्सेप्शन, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पॉलिसी की यूनिफॉर्मिटी के लिए कोई एसेट्स बदलनी पड़े तो कोई खास बात नहीं। जबकि एक भी कंडीशन ना पूरी हुई तो क्वेश्चन किसका हो जाएगा, अमलगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज। 90% नहीं गए, या पीसी में कैश गया, या किसी सेट्स लायबिलिटी की वैल्यू बदल दी, तो अमलगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो अब अकाउंटिंग AS14 के अकॉर्डिंग है, कैसे करना है वो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है, पीसी कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं डिस्कस कर रहा हूं पीसी कैसे निकलेगा, उसके बिना तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं होना। पीसी सुनो जी, पीसी क्या है आप समझ ही गए, परचेज कंसीडरेशन, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीसी। पहला मेथड, नेट पेमेंट, नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड बहुत काम आता है। ये मेथड पीसी का क्या है, इसमें जोड़ लो ऑल अमाउंट्स गिवन टू ऑल प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी, बस वही पीसी है। पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर को जो मिला जोड़ लो, दैट इज पीसी। और कुछ देख, डिवेंचर को नहीं, नोट टू डिवेंचर क्रेडिटर, वो नहीं, सिर्फ किसको मिला, पुरानी कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को जो जो मिला सारा कुछ जोड़ दो, तो उसका टोटली क्या है, परचेज कंसीडरेशन है, बस। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूं एक बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड की, जो कंपनी क्या हो रही है, वेंडर कंपनी है, बंद होने जा रही है। उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 शेयर हैं 100 रुपए वाले, कितने के, 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हैं, मान लो 1000 शेयर वो भी हैं 100 रुपए वाले, या 2000 शेयर है, कितने के, अंदर रिजर्वेंट सरप्लस में कुछ भी पड़ा हो। हमें कह रहा है परचेजिंग कंपनी क्या देने को तैयार है, और एक और बात कह रहा है, ये 6% वाले हैं। कहता है 2 ईयर प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर है, कितना हो गया 2 साल का बताना,
2 लाख का 6% 12 और 12, 24,000। प्रेफरेंस का डिविडेंड अरियर है कितने रुपए? 24,000। 24,000 अरियर है, ठीक है। तो आपको 12 और 12 24,000 रुपए का डिविडेंड देना बाकी है। और ये हमें कहता है कि भाई टू वेंडर कंपनी, परचेजिंग कंपनी विल इशू फोर शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम। 100 वाला 120 वाला है, 100 वाला फेस वैल्यू 120 के हिसाब से देगी। फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड इन वेंडर कंपनी एक्स। हाँ जी, इक्विटी को क्या क्या दिया? इक्विटी, हर एक इक्विटी को कितने शेयर देने हैं? 4। किसके बदले में? हर एक 5 के बदले में। 100 वाला नहीं, 120 वाला शेयर। सही है। टू प्रेफरेंस ऑफ वेंडर कंपनी, कह रहा टू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 at 120 for every 1 share held in vendor company। एक के बदले में क्या देगी? 2 शेयर। बस कहता है इसमें वो अरियर डिविडेंड के बदले में कुछ नहीं कह रहा, नहीं कह रहा तो छोड़ दो बस। पीसी क्या हो गया बोलो? पीसी टोटल पेमेंट्स टू ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी। हाँ जी, वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है? वेंडर कंपनी की इक्विटी को क्या मिल रहा है बोलो? टू इक्विटी को क्या क्या मिल रहा है बोलो? कितने इक्विटी शेयर हैं? 1000 शेयर। क्या कह रहा है? 5 के बदले में कितने शेयर देंगे? 4। कितने शेयर दे देंगे? लेकिन एक शेयर कितने रुपए वाला? फेस वैल्यू 100 है पर 120 के हिसाब से कितना? 96,000। टू इक्विटी को क्या दे देंगे? वो 2000 शेयर है ना, 2000 शेयर है, उनको कह रहा है 2 शेयर दे देंगे हर एक के बदले में। ठीक है, एक के बदले में 2, कितने शेयर दे देंगे? 400। और वो भी 120 रुपए वाला। फेस वैल्यू कितनी? 100। करना 480। तो पीसी कितना हो गया सारा? ये कौन सा मेथड है? ये पेमेंट। बस डिवेंचर को क्या देंगे, क्रेडिटर को क्या देंगे, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं वो देते रहेंगे, ले जाओ भैया, देते रहना अपने आप, हमें क्या। हमें मतलब है हमारे शेयर होल्डर को जो मिलेगा उसका टोटल। शेयर होल्डर को जो दो वो आउट हो गए, छोड़ के सब कुछ, यही मतलब है। एक बच्चा कह रहा है क्या पता जी सेट्स की वैल्यू ज्यादा हो, तो नेचुरल है शेयर होल्डर को भी क्या देना पड़ेगा आपको? ज्यादा। वो मानेंगे नहीं, वो कहेंगे भैया हमारी एसेट्स ज्यादा की है तो हमें बदले में ज्यादा दो, तो नेचुरल है वो ज्यादा ही लेंगे। अगर एसेट्स टूटी हुई हैं, रेट गिरे हुए हैं, तो नेचुरल है आप उनको क्या दोगे? कम दोगे। पीसी तो आपस में बार्गेनिंग करके ही सेट होता है। तो शेयर होल्डर को जो मिला जोड़ लो, दैट्स कॉल्ड पीसी, परचेज कंसीडरेशन। सही है। थोड़ा और बदलूं क्या? टू प्रेफरेंस फॉर अरियर ऑफ डिविडेंड, कहता आधा छोड़ दो। फॉर बैलेंस अमाउंट इक्विटी शेयर्स इशूड, 24,000 था ना, इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए उन्होंने। इक्विटी शेयर इशूड 40 शेयर ऑफ ₹120 ईच, या 50 शेयर कर दो।
फेस वैल्यू कितनी है, जैसे कहेगा उतना लिखना है। आपने क्या देना है, प्रेफरेंस, ये सॉरी यहां क्या लिख दिया था गलती से, ये प्रेफरेंस से। अब फिर प्रेफरेंस है, उनके अरियर ऑफ डिविडेंड के बदले में क्या कह रहा है, आधा छोड़ दो, आधा छोड़ो ना छोड़ो, देना क्या है ये बताओ। वो कह रहा है जी 50 शेयर दे देंगे हम इनको, कितने वाले, 120, इक्विटी शेयर दे देंगे 120 वाले, कितने रुपए के हो गए, टोटल पीसी कितना आ गया, 582। मैं कह रहा हूं प्रेफरेंस को, इक्विटी को उनके अरियर के बदले में चाहे जो भी शेयर होल्डर को मिला उसका टोटल क्या होता है, पीसी। ये मेथड मोस्ट सक्सेसफुल मेथड है, ज्यादा चलता है, फर्स्ट प्रेफरेंस इसी मेथड की होती है पीसी निकालने के लिए। क्लियर। कई बार फ्रैक्शन आ जाए तो कई बार थोड़ा बहुत कैश भी देना पड़ जाता है, और कैश दे दिया तो पीसी में क्या लेना देना है, मर्जर परचेज तो एक अलग एंट्री करने का स्टाइल है, वो वहां देखेंगे। दूसरा, इफ फर्स्ट मेथड कांट बी अप्लाइड, पहला मेथड नहीं लग सकता, एज फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर नॉट गिवन। भैया ये लग ही नहीं रहा मेथड पहला, पता है क्यों, वो बता ही नहीं रहा। पता है वो क्या कह रहा है, कहता है जी सपोज, जैसे कि सच एग्जांपल, हमें क्या, सुनो 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 सुनो, 4000 शेयर ऑफ रुपीज 120 ईच टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी एंड बैलेंस इन कैश। अब देखो कैसे कह रहा है, कह रहा है जी इक्विटी को हम क्या दे देंगे, इतने शेयर दे देंगे इतने वाले, और बाकी क्या दे देंगे, कैश। ये बाकी का ही तो चक्कर है, बैलेंस इन कैश। इसका मतलब फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीसी गिवन टू शेयर होल्डर हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, तो फर्स्ट मेथड कांट बी अप्लाइड। जब फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द अमाउंट पेड टू इक्विटी और प्रेफरेंस हैज बीन गिवन इन क्वेश्चन, देन पेमेंट मेथड इज टू बी अप्लाइड। फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट चॉइस किसकी है, पेमेंट मेथड की। जब फर्स्ट मेथड इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई, तो फिर उस केस में आपको कौन सा मेथड लगाना है, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है, नेट असेट्स मेथड। ये मेथड क्या कहता है, पीसी कैसे आएगा, ऑल असेट्स टेकन एट रिवाइज वैल्यू। आप उनकी कौन कौन सी सेट्स लेंगे, कितने में। मान लो मर्जर वाला केस है, कोई सेट्स लायबिलिटी नहीं बदली, तो बुक वैल्यू पे लिख लो, कैश डेटर स्टॉक सब किस पे लिख लो, बुक वैल्यू पे लिख लो। और अगर बदली है तो बदली वैल्यू पे लिख लो, परचेज का केस होगा। जो भी सेट्स लायबिलिटी ले गए, अब एक स्टूडेंट बोलता है, कहता है जो भी से सर क्या मतलब है, मर्जर का क्वेश्चन हो तो सारी ले गए, सारी लिख लो, सारी ले गए सारी लिख लो। वैल्यू नहीं बदली तो बुक वैल्यू लिख लो, कुछ कम ज्यादा ले गए, कुछ नहीं ले गए तो जितनी ले गए वो लिख लो, बदले रेट पे ले गए तो बदला रेट लिख लो। तो मैं कह रहा हूं कि ऑल असेट्स टेकन एट रिवाइज वैल्यू, जिसकी रिवाइज वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उसकी किस पे लेके होंगे, मतलब बुक वैल्यू पे। मान लो आपकी सारी असेट्स ले गए 34 लाख में, लेस लायबिलिटी टेकन, आपकी 14 लाख रुपए में वो क्या ले गए, सारी डिवेंचर क्रेडिटर, तो पीसी कितना आ गया। कई बार कहता नहीं नहीं वो गुडविल के भी पैसे देंगे, कह रहा है नेट वैल्यू का 10% गुडविल का भी देंगे, कह रहा है ठीक है। जब फर्स्ट मेथड पॉसिबल नहीं है अप्लाई करना, तो कौन सा मेथड लगा दिया जाता है, सेकंड मेथड इज टू बी अप्लाइड। सेकंड मेथड जो है वो नेट असेट्स है, सिंपल है। क्या, जो जो सेट्स ली रिवाइज रेट पे लेस जो जो लायबिलिटी ली रिवाइज रेट पे, पीसी आ गया। चुकाना तो ये पीसी भी कैश है, शेयर्स में है, जैसे भी है, पर पीसी तो निकल गया। बोलो कोई डाउट।
और ये भी हो सकता है पेपर में सोल्व करके दे दे, फिर तो कोई मेथड ही नहीं, डायरेक्ट पेपर में सोल्व करके दे दे, पीसी 12 लाख दिया जाएगा, बात ही खत्म। एक और मेथड आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, वो फिर बताऊंगा। फिलहाल आपको ये पता लग गया। देखो ये क्वेश्चन देखना सेकंड वाला, पहले फर्स्ट वाला देख लो। चलो लो जी, लो क्या रहा है, ए लिमिटेड एब्जॉर्ब बाय बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड क्या है, वेंडर कंपनी, और बी लिमिटेड क्या है, परचेजिंग कंपनी। ए लिमिटेड को कौन ले गया, बी लिमिटेड। कंसीडरिंग बिंग टेक ओवर द लाइबिलिटी एंड पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कहता है नॉट एक्सीडिंग 10,000, कहता है द पेमेंट ऑफ 15 पर शेयर। खर्चों को पूरा करने के लिए वो कितने रुपए कैश दे देंगे आपको, 10,000 फॉर्मेलिटी का खर्चा पूरा करने के लिए, और आपको 15 रुपए पर शेयर दे देंगे इक्विटी प्रेफरेंस को इन कैश। इक्विटी प्रेफरेंस को क्या दे देंगे, 15 रुपए पर शेयर कैश, एंड एक प्रेफरेंस शेयर दे देंगे 10 वाला एग्जिस्टिंग 50,000 प्रेफरेंस शेयर को, 50,000 प्रेफरेंस शेयर को बदल के एक शेयर दे देंगे कितने वाला, 10 वाला। और 5 आपके इक्विटी शेयर हैं, उनको क्या दे देंगे, उनको 4 शेयर दे देंगे नई कंपनी परचेजिंग कंपनी ए में। इक्विटी शेयर 2 लाख हैं पुरानी कंपनी के। वेंडर कंपनी के शेयर कितने हैं, ए लिमिटेड कौन सी कंपनी है, वेंडर कंपनी। इनके इक्विटी शेयर है कितने, वैसे 2 लाख शेयर हैं, कितने वाले, 10 रुपए वाले, ठीक है। और प्रेफरेंस कितने ऊपर लिखा है, एग्जिस्टिंग, इनके प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, ये देखो लिखा है, एग्जिस्ट करते हैं कितने, 50,000 शेयर हैं आपके प्रेफरेंस, कितने वाले, 10 रुपए वाले। आप लोगों को क्या मिलेगा, देखो कह रहा है इक्विटी को क्या मिल रहा है, लास्ट में पढ़ो, इक्विटी को 5 शेयर मिलेंगे हर एक 4 के बदले में। तो 2 इक्विटी को क्या मिलेगा पीसी में, इक्विटी को 2 लाख शेयर हैं, कितने मिलेंगे, 5, 4 के बदले में कितने शेयर हो गए, 2.5 लाख शेयर। क्या शेयर की कोई वैल्यू का फर्क है, नहीं। कितने रुपए का एक हो गया, कितने रुपए के हो गए, 25 लाख। प्रेफरेंस को क्या मिल रहा है, प्रेफरेंस को कह रहा है तुम्हारे एग्जिस्टिंग 50,000 शेयर है ना, 10-10 वाले क्या मिल जाएंगे शेयर, 50,000 शेयर हैं, उतने ही शेयर मिल जाएंगे। कितने के, 5 लाख। और बोलो क्या कह रहा है, और कह रहा है हर एक को क्या देंगे, पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हर एक को क्या दे देंगे, पढ़ो। कह रहा है खर्चों को पूरा करने के लिए कैश दे देंगे, ए लिमिटेड बी लिमिटेड ने एब्जॉर्ब कर ली, द कंसिडरेशन मीन टेक ओवर द लायबिलिटीज, ओके, पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एज द पार्ट ऑफ पीसी नॉट एक्सीडिंग 10। ये ना 10,000 पता है किस चीज के दे रहा है, खर्चों को कवर अप करने के लिए। 10,000 पेड, 10,000 रिगार्डिंग लिक्विडेशन या फॉर्मेलिटी एक्सपेंसेस पेड बाय परचेजिंग कंपनी बी लिमिटेड। बी लिमिटेड 10,000 रुपए दे रही है ना, उनसे लो और खर्चे भरो। वो आपको खर्चे करने की चिंता नहीं, आपकी कंपनी बंद करने की फॉर्मेलिटी का सारा खर्चा कौन भरने को तैयार है, परचेजिंग कंपनी, पैसा लेना और भरना ये। लेकिन शेयर होल्डर के लिए नहीं मिल रहा, ये तो खर्चों को पूरा करने के लिए मिल रहा है, या डिबेंचर को मिल रहा हो या क्रेडिटर को मिल रहा हो, वो नहीं आता पीसी में। पीसी में क्या आएगा, शेयर होल्डर को जो मिल रहा है। शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है, पढ़ो आगे, द पेमेंट ऑफ 15 पर शेयर टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस इन कैश। इक्विटी और प्रेफरेंस को क्या मिलेगा, कैश। इक्विटी को दे रहा है, ये तो इक्विटी को दे रहा है ना, प्रेफरेंस को नहीं दे रहा। एक मिनट, कितना इक्विटी कितने आपने, 2 लाख, और ये 15 रुपए पर शेयर दे रहा है टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस इन कैश। तो प्रेफरेंस को 50,000 है और वो 2 लाख 2.5 लाख को कहां मिल रहा है, ये तो सिर्फ किनको दे रहा है,
इक्विटी को, तो ये गलत है। यहां पे आप ना एंड प्रेफरेंस हटा दो, सिर्फ ये किसको मिल रहा है कैश, 15 रुपए पर शेयर कैश इन कैश, किसको, इक्विटी को। तो इक्विटी को क्या मिलेगा, इनको कैश भी मिलेगा। देखो टू इक्विटी, इक्विटी को कैश भी मिल रहा है। 2 लाख शेयर है, 15 रुपए कैश, 30, तो कितना पीसी हो गया, 60 लाख रुपए का पीसी हो गया। ठीक है, इक्विटी को मिल रहा है कैश, प्रेफरेंस को भी मिलता तो 50,000 इंटू 15 और लिख देता मैं, 7.5। ठीक है, शेयर होल्डर को जो मिला दैट इज पीसी, खर्चों के बदले में मिला, ठीक है, लोअर खर्चे भरो, उसका ट्रीटमेंट मैं करूंगा, वो पीसी का पार्ट नहीं। डिवेंचर को मिलेगा, क्रेडिटर को कुछ दे रहे हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। वो तो ये है कि वो ले गए और पेमेंट दे रहे हैं उनको, हमारे क्रेडिटर ले गए, हमारे डिवेंचर ले गए, और उसको क्या देंगे वो आगे जाके, वो उनकी प्रॉब्लम है। हमारे तो शेयर होल्डर को बोलो क्या मिला दैट इज पीसी। समझा? नीचे नोट भी है कि भैया शेयर डिवेंचर को जो मिलता है या खर्चे मिलते हैं उनको पीसी में जोड़ा नहीं जाता। पीसी कितना आ गया फिलहाल, 60। पेमेंट मेथड बता चुका हूं, शेयर होल्डर को जो मिला ऑल पेमेंट, पढ़ो वर्डिंग, अंडर दिस मेथड ऑल पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ शेयर डिवेंचर अदर सिक्योरिटी एंड कैश टू शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी विल बी अग्रीगेटेड टू ऑब्टेन पीसी। सब कुछ देखो, शेयर होल्डर को जो मर्जी मिले, पर मिले किसको, शेयर होल्डर को, वेदर इट इज प्रेफरेंस और इक्विटी। शेयर होल्डर को प्रेफरेंस इक्विटी को नए प्रेफरेंस शेयर मिले, नए इक्विटी शेयर मिले, कैश मिले, अपनी कंपनी में डिवेंचर मिले। टू डिवेंचर को नहीं कह रहा, शेयर होल्डर को डिवेंचर मिले, चाहे कैश मिले, चाहे प्रेफरेंस शेयर मिले, चाहे इक्विटी जोड़ लो, दैट इज पीसी। ये मेथड बड़ा फेमस है। ये कब चलेगा, जब सारा पेमेंट बता रखा हो क्लियर कट कि शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है। एज पर एज 14 पेमेंट किसकी लेनी है, सिर्फ शेयर होल्डर की। कहता है देयरफॉर पीसी में नहीं जुड़ेगा अगर कोई पेमेंट किसको दी, डिवेंचर क्रेडिटर को। वो तो ये मान लिया जाएगा वो ले गए और हमारी लायबिलिटी ले गए और अपने आप ज्यादा दे कम दे वो उनकी प्रॉब्लम। ओके, हाउएवर पेमेंट में इंक्लूड नहीं है पीसी के। कहता है इफ सच पेमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन पीसी इट वुड क्रिएट अकाउंटिंग प्रॉब्लम इन क्लोजिंग द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। तो आपको क्या है, डिफिकल्टी के लिए क्या है, लाइबिलिटीज को वैसे भी इग्नोर करना है। लिक्विडेशन के खर्चे वो बढ़ रहे हैं हमारे, दे रहे हैं, ये भी पीसी में नहीं जुड़ेगा अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में। इसका क्या करेंगे, खर्चे लेके हम आगे पे कर देंगे, बस ये पीसी का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या कहता है। ए लिमिटेड अग्री टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। यहां बी लिमिटेड क्या है, ओल्ड कंपनी, या कह लो वेंडर या ट्रांसफर कंपनी। खरीद कौन रही है, ये परचेजिंग कंपनी ए लिमिटेड है, और जो बिक रही है वो कौन सी कंपनी है, बी लिमिटेड। क्या कहता है पढ़ो, शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड टू बी पेड। शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, 25 रुपए कैश, एंड ऑफर ऑफ 4 शेयर, 4 शेयर 10 रुपए वाले इन ए लिमिटेड फॉर एवरी शेयर ऑफ बी लिमिटेड। अच्छा, बी लिमिटेड के बदले में कितने शेयर मिलेंगे आपको, 4 शेयर मिलेंगे एवरी 1 शेयर के बदले में। बी लिमिटेड के शेयर है कितने, 50,000, 50,000 एक के बदले में कितने शेयर मिलेंगे, 4, कितने शेयर मिल जाएंगे, 2 लाख शेयर। आगे चलो, डिवेंचर होल्डर 5,000 डिवेंचर है, उनको क्या दे दिया जाएगा, 10% एक्स्ट्रा तो दे दिया जाए। ये पीसी का पार्ट नहीं है, ले जाएगी दे देगी फालतू। लिक्विडेशन के खर्चे भी ए लिमिटेड कहती है चिंता मत करो हम दे देंगे, ये पीसी का पार्ट नहीं है। शेयर होल्डर को 25 रुपए कैश मिला तो आपके शेयर है कितने, पुरानी कंपनी के 50,000 शेयर हैं, 50,000 को 25 रुपए कैश तो 12.5 लाख कैश। 50,000 को एक के बदले में 4 शेयर, कितने शेयर हो गए, ये 2 लाख शेयर हो गए। 2 लाख शेयर, नए शेयर कितने वाला है, वो जो इश्यू करेंगे, लिखा है, हाँ 10 ईच इन ए लिमिटेड लिखा है, तो 10 रुपए वाला ईच शेयर, तो कितना रुपया हो गया, 20। टोटल कितना मिला शेयर होल्डर को, 32.5। दैट इज पीसी, दैट इज पीसी। लेकिन ये क्वेश्चन अगर अपन एंट्री करेंगे ना परचेजिंग कंपनी में,
ये अमलगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज होने वाला है। पता क्यों? क्योंकि पीसी में सीधा सीधा क्या दिया गया है? कैश। और दूसरा डिबेंचर की वैल्यू भी क्या लगाई गई है? कम ज्यादा पेमेंट की बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन अमलगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज होगा। क्लियर है? फिर आएगा हमारा कौन सा मेथड? नेट। ये कब लगेगा? जब अपने को कुछ असेट्स लायबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, कितने में ले गया, और देयर इज, देखो देयर इज नो मेंशन ऑफ द पेमेंट टू शेयर होल्डर, बताया ही नहीं कितना शेयर होल्डर को मिल रहा है। कह रहा है पीसी असर्टेन होगा, सारी असेट्स की क्या लगा लो? जित रिवाइज रेट माइनस लेस कर लो लायबिलिटी का रिवाइज रेट। कहता है ये नोटेड, ये उन सर्कमस्टांसेस में मेथड लगने वाला है जब फर्स्ट मेथड अप्लाई ना हो सके। तो बता रहा है जब कुछ पेमेंट मिसिंग हो, हाँ कहता है बैलेंस कैश दिया जाएगा, इस तरह की कुछ पेमेंट क्या है? मिसिंग। तो उस सिचुएशन में ये मेथड लगता है। एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि कहता है प्रॉब्लम स्टेट दैट शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी आर इशूड सो मैनी शेयर और डिबेंचर, बता देगा इतने शेयर डिबेंचर, और बैलेंस इन कैश दिया जाएगा। और बैलेंस इन कैश क्या पता नहीं, तो पीसी किससे निकलेगा? नेट सेट से। फिर पता लगेगा बैलेंस क्या देना है। तो कैश बताया नहीं कितना देना है, तो आपको फर्स्ट मेथड अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको किस मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी? सेकंड। क्लियर? तो वर्किंग प्रॉब्लम बता रहा है कि भाई ये जो खर्चे होते हैं ये सेट्स नहीं होते। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। पहली बात तो आजकल डिस्काउंट ऑन डिबेंचर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में दिखते ही नहीं, तो उनकी वैल्यू क्या लगानी है। लेकिन पी एंड एल का डेबिट बैलेंस तो दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस का लायबिलिटी साइड में माइनस या सेट्स में। वो कोई सेट नहीं है, वो कोई सेट नहीं है, उसको लेके आप नहीं जा रहे, वो कोई सेट नहीं है, इनकी वैल्यू लेनी नहीं। ठीक है, गुडविल वगैरह की वैल्यू बता देगा कितने में लेंगे वो ले लेंगे। ठीक है, लायबिलिटी जो लेंगे वो माइनस कर लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस लेके नहीं जाओगे, जर्नल्स ऑफ पी एंड एल वो छोड़ो। यानी आपको सीधी सी बात कह रहा है, पीसी बाय नेट असेट्स मेथड निकालना है ना, तो आपको क्या लेना है? असेट्स एट रिवाइज वैल्यू। असेट्स किस पे लेनी है? रिवाइज वैल्यू, एक्सक्लूडिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, पी एंड एल का डेबिट, ये सेट्स ही नहीं होता, छोड़ो। लेस लायबिलिटीज टेकन, लायबिलिटीज टेकन एट रिवाइज वैल्यू जो दे रखी है। रिवाइज वैल्यू नहीं दे रखी तो क्या ले लूंगा? बुक वैल्यू। आ गया पीसी, आ गया ना पीसी। तो देखो एक क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, पीसी निकाल रहा है। क्या कह रहा है? पुरानी कंपनी के शेयर कितने हैं? 10,000 लाख रुपए के। जर्नल्स ऑफ पड़ा है, क्रेडिटर पड़ा है, प्रोविजन फॉर टैक्स पड़ा है, अनक्लेम्ड डिविडेंड पड़ा है। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों लायबिलिटी हैं, करंट लायबिलिटीज। ओके, फिक्स असेट्स है, इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स है। 8.5 8.5। कौन सी कंपनी है ये आनंद साई लिमिटेड है। क्या कह रहा है? ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट कंपनी वाज टेकन ओवर बाय हर्षा लिमिटेड। आनंद साई लिमिटेड को कौन खरीद ले गया? हर्षा लिमिटेड। फिक्स असेट्स की रिवैल्यूएशन लगाई कितने? 65। कह रहा है इन्वेस्टमेंट ले गए किस पे? मार्केट वैल्यू 80 पे। करंट असेट्स की क्या वैल्यू लगाई गई? 3 लाख। हर्षा लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी कितनी लगाई गई? बुक्स में तो कितनी थी टैक्स लायबिलिटी? 120, लेकिन उसका असेसमेंट किया, सही हिसाब लगाया तो कितनी निकली वो? 130। डिविडेंड पेड कर दिया जाएगा बाय आनंद साई। आनंद साई वाले डिविडेंड पे कर देंगे। कितना डिविडेंड है वो? 80,000 रुपए का डिविडेंड पे कर देंगे वो। या ये समझ लो उनसे पीसी लेके डिविडेंड पे कर देंगे आप। चलो देखते हैं। फिक्स एसेट्स की क्या वैल्यू लगाई गई? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताई कितनी? 80। करंट एसेट्स की कितनी वैल्यू बताई? 3 लाख। लायबिलिटीज में कोई चेंज है? लायबिलिटीज में क्या चेंज है? क्रेडिटर कितने? 1.5। टैक्स की वैल्यू लगाएगी, हाँ कितनी लगाएगी? 130। एक लायबिलिटी और पड़ी है क्या? डिविडेंड 80। ये डिविडेंड आपको चुकाना है, आनंद साई चुकाएगी। आनंद साई 80,000 लायबिलिटी चुकाएगी, चुकाएगी ना 80,000 पे लायबिलिटी।
तो भैया 80,000 लाइबिलिटी वो कहां से चुकाएगी? जो मानो कि वहां से पीसी आ रहा है आपको 3 लाख की करंट असेट्स, वो 80,000 पे वहां से क्या है चुका देगी। 80,000 पे असेट्स क्या हो जाएगी? कम। असेट्स क्या हो जाएगी? कम। उससे आएगा और 80 दे दो गया। तो आप ये समझ लो कि आपका नेट 220 की असेट्स लाइबिलिटी पे करके, बाकी 280 की लाइबिलिटी। तो आप क्या पीसी कितना ले गए? वो पीसी ले गए 5,80,000। आपकी सेट्स की वैल्यू 3 लाख लगाई, लेकिन यू हैव टू पे द डिविडेंड ऑफ ₹80,000। सीधी सी बात है, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी सेट्स 3 लाख की है, पर ये लाइबिलिटी तुम्हारी 80 हम दे रहे हैं, तो 220 ही देंगे आपको। ये मतलब है भाई। चलो वो ले जाते, वो ले जाते तो क्या होता? आपकी सेट्स के पैसे कितने दे देते? 3 लाख, और लेस नीचे लाइबिलिटी ले जाते। यहां कितने की? यहां 80,000 रुपए की क्या ले जाते? आपका अनपेड डिविडेंड भी वो चुका देते, तो भी तो यही आता। अब आपको कह रहे हैं आप चुका दो, तो वो मानो कहां से चुकाया आपने? उनसे लेके, क्योंकि सारा बिजनेस तो वो लेके जा ही रहे हैं आपका। तो 580 पीसी दे दिया जाएगा। कैसे देंगे? वो कैश दें, शेयर दें, डिवेंचर दें, 580 दे देंगे पीसी। ये मेथड अभी छोड़ो, वेटिंग में रखो। एक्सचेंज कितने शेयर के बदले में कितने शेयर, ये फिर बताऊंगा। इंट्रिंसिक वैल्यू, तो नेट पेमेंट, नेट असेट्स, एक्सचेंज रेशो, इंट्रिंसिक वैल्यू, सी है ये सी मेथड है। एक मेथड ना पहले और लिखा जाता था, डायरेक्ट। डायरेक्ट मींस मेथड ही नहीं होता था, वो तो दे देता था। उसमें क्या करता था, वो पेपर में दे देता था कि कितना पीसी है। तो वो कोई मेथड थोड़ी हुआ, वो तो बता ही देता है भैया 40 लाख में बिजनेस ले गए। सॉल्व करना ही नहीं। सॉल्व करने के 3 मेथड है, नेट पेमेंट, नेट असेट्स, और कौन सा? एक्सचेंज। एक्सचेंज मेथड ऐसे काम करेगा। एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर है, बोलो मान लो 20,000 शेयर हैं। वो कहता है जी आपके शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू लगाओ। एक शेयर कितने का है? बुक में तो 10 लाख रुपए का, कोई बात नहीं, छोड़ो। नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। आप क्या करो, एक्स लिमिटेड की क्या पता करो, नेट असेट्स अभी बताया था ना। इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे आती है। इंट्रिंसिक वर्ड सुना हुआ है ना? कहां? आईवी AS13 में, AS13, यस। नेट असेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मान लो बुक में क्या है, छोड़ो, एक शेयर आया 12 रुपए का। ऐसी जो परचेजिंग कंपनी है ना, उसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर लगाओ। उनका इंट्रिंसिक वैल्यू आया 9 रुपए। भैया एक्स लिमिटेड का एक शेयर 12 का, बदले में नई कंपनी का शेयर कितने का? 9 का। तो यानी तुम्हारे हमारे एक शेयर 12 के बदले में तुम्हारे कितने मिलेंगे? 12/9, 1.33 शेयर मिलेगा। इसको मैं ऐसे कर दूं, 8 कर दूं, सही समझ आ जाएगा। इसका मतलब हमारे एक शेयर की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स के बेस पे 12, तुम्हारा एक शेयर 8, तो हमारे एक शेयर तुम्हारे 1.5 शेयर के बराबर है। तुम हमें हमारे एक शेयर के बदले में अपने कितने शेयर दे दो? 1.5 शेयर दे दो। समझे? यानी हमारे शेयर कितने हैं? 20,000 शेयर है ना। पीसी में क्या दे दो? 20,000 शेयर। हमारा शेयर 12 रुपए का एक है, यानी आप पीसी हमें कितना दे दो? 240। यही कह रहा हूं, या और ऐसे करो, हमारे 20,000 शेयर हैं। एक शेयर कितने वाला है? 12 वाला। तुम्हारा एक शेयर कितने वाला है? 8 वाला। तुम हमें कितने शेयर दे दो? अपने 30,000 शेयर दे दो, 8 रुपए वाले। ऐसे ही है ना? आप हमें कितने रुपए के शेयर दे दो? 240। तुम्हारा शेयर 8 का, हमारा शेयर 12 का, हमारे एक शेयर के बदले में तुम्हारा 1.5 शेयर, हमारे 20 के बदले में तुम्हारे कितने शेयर दे दो? 30,000 शेयर, 8 वाले। कितना हो गया पीसी? 2,40,000। ये इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है, चैप्टर में आएगा, करूंगा मैं, बड़ा आसान है। पहले नेट असेट्स निकालो दोनों कंपनी की, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करो, एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी, बस उससे करना। क्लियर? चलो
फ्रैक्शन शेयर क्या है बता चुका हूं, फ्रैक्शन शेयर क्या है थोड़े भाई, ये फोर्थ क्वेश्चन समझाएगा अभी। कुछ लोगों को फ्रैक्शन की वजह से क्या देना पड़ा, देखो अलॉटमेंट फ्रैक्शन शेयर आर एग्रीगेट टू 500, किसी का 0.33, किसी का 0.67, टोटल कितने 500 शेयर फ्रैक्शन है, टुकड़े हैं। कहता क्या 1 लाख शेयर हैं, 40 रुपए, उसका 25 रुपए का शेयर है, तो आप उनको कितने के बदले में कितने शेयर देंगे वो बताएगा आपको क्वेश्चन के अंदर। वो कहेगा एक्सचेंज करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू के बदले में दोनों कंपनी के, कितने के बदले में कितने शेयर, पढ़ो। इट वाज अग्रीड दैट शेयर ऑफ वीक लिमिटेड मस्ट बी इशूड शेयर इन स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, एक्सचेंज टू बी डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ टू कंपनी शेयर। तो बोलो वीक कंपनी का एक शेयर कितने का है 25, स्ट्रॉन्ग कंपनी का कितने का शेयर है 40। हालांकि स्ट्रॉन्ग कंपनी का एक शेयर बाजार में कितने रुपए का है 60। आप बोलो शेयर है कितने, आपके शेयर हैं 1 लाख, 1 लाख शेयर है ना, कितने रुपए का एक शेयर आपका, आपका शेयर है 25 रुपए का। और जो स्ट्रॉन्ग कंपनी जो बायर कंपनी है उसका शेयर कितने का है, वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपनी शेयर, ये कौन सी कंपनी है परचेजिंग कंपनी, ये क्या है वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ वेंडर कंपनी। सीधी बात है, लाख शेयर 25 लाख के हैं, 25 लाख के 40 वाले कितने शेयर दे दें, सीधी बात है 25 लाख के कितने शेयर दे दें 62,500 शेयर दे दें 40 वाले, 62,500 इंटू 40 25 लाख ही हो जाएगा। पर इसमें से क्या करो 500 शेयर को तो क्या दे दो फ्रैक्शन की वजह से टू कैश पेमेंट दे दो भैया, मजबूरी। ये पेमेंट किस हिसाब से दी जाएगी 40 रुपए के हिसाब से नहीं, मार्केट वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग कंपनी शेयर, स्ट्रॉन्ग कंपनी शेयर। बाकी 62,500 इंटू 500 शेयर 62,000 शेयर क्या दे दिए जाएंगे 40 रुपए ईच, 24 लाख। 40 से क्यों घबराते हो, ये बाजार में जब मर्जी 60 रुपए का बेच सकते हैं आप। लेकिन ये तो शेयर ही खत्म, 500 इंटू 60 को क्या दिया जाएगा कैश, कितना पूरा पीसी कितना आ जाएगा 25,10,000 आ जाएगा। तो वही बता रहे 25,10,000 कैसे, 500 वालों को तो 60 रुपए के हिसाब से दे दिया गया, 500 वालों को तो 60 रुपए के हिसाब से, बाकियों को 40 के हिसाब से बुक्स में एंट्री कर दो, पीसी आ जाएगा। समझे। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू होता है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं फिर करते हैं शुरू।